Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is discussion of past paper of pathology. तो आज के इस वीडियो के अंदर जो जनरल पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का 2020 वाला पेपर है जो 2021 में कंडक्ट हुआ था उसकी डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ ना कुछ सवाल आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर वेस्कुलर और सेलुलर रिस्पॉन्स पूछे गया है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद, और उसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 3 आउटकम्स पूछे गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन के सेलुलर और वेस्कुलर रिस्पॉन्स को। अब ये सवाल 3.5 नंबर का है, तो फिर आपने उसको इसकी लेंथ के हिसाब से लिखना है। मोस्टली आप क्या कर सकते हो, हेडिंग्स वगैरह थोड़ी बहुत नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हो। हेडिंग किस तरह से आपने लिखनी है, सबसे पहले आपने लिखना है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले वेसल्स की डायलेशन है, दूसरा परमिएबिलिटी, तो तीसरा इमाइग्रेशन होती है। तो अगर आप वेस्कुलर रिस्पॉन्स की तरफ आते हैं तो वेस्कुलर रिस्पॉन्स के अंदर एक्सिडेट की फॉर्मेशन होती है। एक्सिडेट और ट्रांसडेट, इसका फर्क वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं इस सवाल से रिलेटेड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना। चेंजेस इन द वेस्कुलर कैपिलो एंड द कैलिपर, लाइक सबसे पहले वेसोडाइलेशन होती है हिस्टामिन की वजह से। उस वेसोडाइलेशन की वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, हीट और रेडनेस हो जाती है। वेसोडाइलेशन के बाद परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, और फिर परमिएबिलिटी के बढ़ने के बाद फ्लूइड लॉस हो गया और वेस्कुलर डायमीटर ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से ब्लड की जो ब्लड फ्लो है वो स्लो हो जाएगा और आरबीसी की कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। इस प्रोसेस को स्टेसिस कहते हैं। स्टेसिस की वजह से वेस्कुलर कंजेशन देखने को मिलती है। स्टेसिस के बाद ल्यूकोसाइट एंडोथेलियम की वाल के ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी ये वेस्कुलर डायलेशन है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी है। वेस्कुलर परमिएबिलिटी, वेस्कुलर लीकेज, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल आ जाएगा, एंडोथेलियल इंजरी आ जाएगा। ओके, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल है। फिर इसके बाद एंडोथेलियल इंजरी है, वो एंडोथेलियल डैमेज की वजह से भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट डैमेज भी हो सकता है, या माइक्रोबियल टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है। इसके बाद आपने रिस्पॉन्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड लिखनी है। बेशक आप ये लिख सकते हो, ये समरी लिख सकते हो, लाइक वेसोडाइलेशन होती है, केमिकल मीडिएटर्स इंड्यूस होती है, लाइक हिस्टामिना, वो एरिथीमा और इंक्रीज ब्लड फ्लो करवा देती है। मस्कुलर परमिएबिलिटी हिस्टामिन की वजह से, ब्रैडिकाइन की वजह से और दूसरा मीडिएटर की वजह से होती है। वो या तो एंडोथेलियल के सेल के निर्माण गैप को ओपन कर देती है, या फिर डायरेक्ट किया ल्यूकोसाइट इंड्यूस एंडोथेलियल इंजरी से भी मस्कुलर परमिएबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। मस्कुलर परमिएबिलिटी के ज़्यादा होने की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन और ल्यूकोसाइट ये साइट ऑफ टिश्यू डैमेज या इन्फेक्शन की तरफ चले जाती है, और जो फ्लूइड होता है, ब्लड वेसल्स लीक होता है, तो वो एडिमा करवा देगा। अगर इन्फ्लेमेशन है तो एडिमाटिक फ्लूइड को हम एक्सुडेट कहते हैं, इन्फ्लेमेशन नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसुडेट बोलते हैं। लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड ये भी इन्फ्लेमेशन के अंदर आती है, वहाँ पे भी रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसके बाद आज वेस्कुलर रिस्पॉन्स के अंदर, वेस्कुलर रिस्पॉन्स के अंदर ल्यूकोसाइट की रिकरेंटमेंट होनी है फ्रॉम द ब्लड इनटू द एक्स्ट्रा वेस्कुलर साइट होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रोलिंग होती है, ठीक है। ओके, सबसे पहले मार्जिनेशन होती है, फिर लूज अटैचमेंट होती है, और रोलिंग होती है एंडोथेलियम के ऊपर जो कि सिलेक्टिन की वजह से होती है। फिर इंटैग्रिन की एक्टिवेशन होती है कीमोकाइन से, फिर इंटैग्रिन आगे एंडोथेलियल सेल की तरफ एडियन करवा देती है। फिर फाइनली ट्रांसमाइग्रेशन होती है, जो कि हम कह सकते हैं किससे होती है, ट्रांसमाइग्रेशन होती है CD31 या PCAM1 से होती है, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे साइटोकाइन होती है जो सिलेक्टिन और इंटैग्रिन के लाइगेंड्स को एंडोथेलियल सेल के ऊपर बढ़ा देते हैं। जो एंडोथेलियल सेल के ऊपर बढ़ा देते हैं तो वो TNF और इंटरल्यूकिन 1 है, और कुछ इंटैग्रिन की एक्टिवेशन करा देते हैं तो वो कीमोकाइन होते हैं। कुछ ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन करा देते हैं तो वो कीमोकाइन होती है। जो कीमोकाइन होती है 2 टाइप की होती है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। जो एक्सोजीनस होते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल प्रोडक्ट होती है, माइक्रोबियल प्रोडक्ट होती है, सेल वाल प्रोडक्ट होती है, जबकि एंडोजीनस के अंदर साइटोकाइंस होती है, कंपोनेंट्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, और एसिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं, ओके, लाइक ल्यूकोट्राइन B4C5 और इंटरल्यूकिन 8 होते हैं। इसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन के 3 आउटकम पूछ रहा है, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के आउटकम्स होते हैं सबसे पहला कंप्लीट रेजोल्यूशन, दूसरा हीलिंग बाय कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेसमेंट, स्कारिंग और फिब्रोसिस, और नंबर 4 प्रोग्रेशन टू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। अब कंप्लीट रेजोल्यूशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कंप्लीट रेजोल्यूशन जब होती है जब या तो इंजरी लिमिटेड है, शॉर्ट लिव्ड है, या फिर टिश्यू की डिस्ट्रक्शन रिलेटिवली कम है, और जो पैरेंट कायमा सेल है वो रीजनरेट कर सकता है। इसके अंदर सेलुलर डेब्रिस को रिमूव करते हैं, ओके, मैक्रोफेज रिमूव कर देते हैं, एडिमाटिस फ्लूइड को रिजॉल्व करते हैं, और लास्ट में रीजनरेशन करते हैं। इसके बाद आता है हीलिंग बाय कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेसमेंट और फिब्रोसिस है। ओके, फिब्रोसिस के अंदर में भी एनाटॉमी का स्ट्रक्चर दबा सकता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल फंक्शन वापस नहीं आ सकता। ये उन टिश्यू के अंदर होता है जो कि डिजेनरेट नहीं कर सकती, या फिर इंजरी रिलेटिवली ज़्यादा सीवियर होती है, या फिर सीरियस कैविटी के अंदर आपको इंजरी देखने को मिल रही है। इन सब केसेस के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू एरिया ऑफ डैमेज के ऊपर ग्रो करेगा उसको मास ऑफ फाइब्रस टिश्यू के अंदर कन्वर्ट करा देगा। इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद प्रोग्रेशन टू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कब होती है, जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन को आप खत्म नहीं कर सकते, लाइक इंजीरियस जो एजेंट है वो ज़्यादा परसिस्टेंट है, या फिर हीलिंग प्रोसेस ख़राब हो गया। कभी कभार क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पहले ही स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो मैं थोड़ा चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया हुआ है कि 33-year-old मैन सस्टेन अ लेफ्ट फीमोरल फ्रैक्चर। जब ये फीमर का लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर आ जाए तो आपने फैट एम्बोलिज्म की तरफ जाना है। तो उसके तकरीबन 6 वीक के बाद इमोबिलाइज था। इमोबिलाइज के बाद
पता चला कि उसका जो काफ का साइज़ कम हो गया मोबिलाइजेशन के बाद। तो क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी अल्टरेशन हुई है, और इसके बाद 4 कॉजेज़ हैं जो कि कंडीशन को लीड करती है, और फाइनली 4 डिफरेंस बता रहे हैं एपोप्टोसिस के और नेक्रोसिस के। ठीक हो गया, ओके। तो एट्रोफी हो गई। एट्रोफी की तो हमने बता दिया डायग्नोस के लिए एट्रोफी है। तो एट्रोफी की क्या कॉजेज़ होती है? तो एट्रोफी की क्या होती है? पहला जो एट्रोफी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। तो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी होती है नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर होती है, कुछ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होती है लाइक नोटोकॉर्डा, थायरोग्लोसल डक्ट होती है, इसकी एट्रोफी होती है डेवलपमेंट के दौरान। या यूट्रस की एट्रोफी होती है आफ्टर पार्चुरेशन, ओके। या लैक्टेशन के बाद मेमोरी ग्लैंड की एट्रोफी होती है। इसके बाद पैथोलॉजिकल एट्रोफी होती है, वो लोकल भी हो सकती है, जनरलाइज भी हो सकती है। इसमें डिक्रीज वर्कलोड है, लॉस ऑफ इनर्वेशन है। डिक्रीज वर्कलोड को डिस्यूज एट्रोफी कहते हैं, लॉस ऑफ इनर्वेशन जिसको डीनर्वेशन एट्रोफी कहते हैं। डिक्रीज डिमिनिश ब्लड सप्लाई, ओके। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन है, लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन और प्रेशर होता है। तो ये कितने इफेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5, तो ये 6 आ जाते हैं, ओके, जो कि एट्रोफी से एसोसिएटेड हो जाते हैं। तो आपने इसको तैयार कर लेना। इसके बाद पूछ रही है कि 4 डिफरेंस बताओ एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के दरमियान। तो एपोप्टोसिस की डेफिनेशन वगैरह कर लो आप, ठीक है। या फिर ये देख लो कि नेक्रोसिस के अंदर सेल का साइज बढ़ जाता है, लेकिन एपोप्टोसिस के अंदर सेल का साइज श्रिंक हो जाता है। न्यूक्लियस में पेक्रोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस है, इसमें फ्रैगमेंटेशन होती है, तो न्यूक्लियोसाइम साइज फ्रैगमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्रोसिस के अंदर डिसेप्टेड होती है, लेकिन एपोप्टोसिस के अंदर इंटैक्ट होती है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है, लेकिन ओरिएंटेशन और लिपिड्स खराब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद सेलुलर कंटेंट लाइक एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है नेक्रोसिस के अंदर, जबकि एपोप्टोसिस के अंदर एंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं होती, बल्कि जो सेलुलर कंटेंट होती है वो एपोप्टोटिक बॉडी के फॉर्म में रिलीज होती है, जबकि यहाँ पे सेलुलर कंटेंट सेल से बाहर लीक हो जाती है। इन्फ्लेमेशन यहाँ पे होती है, इन्फ्लेमेशन यहाँ पे नहीं होती। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल रोल कि नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल होती है, फिर जो एपोप्टोसिस है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। अब कौन सी कंडीशन है जहाँ पे एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल होती है? तो एम्ब्रियोजेनेसिस है, हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू की इन्वोल्यूशन है, सेल टर्नओवर होता है, एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सेल्फ इनेक्टिव लिम्फोसाइट है, और डेथ ऑफ होस्ट सेल है। जबकि पैथोलॉजिकल एग्जांपल के अंदर डीएनए डैमेज है, एक्युमुलेशन ऑफ मिसफॉल्टेड प्रोटीन होती है, इन्फेक्शंस होती है, और लास्ट है कि पैथोलॉजिकल एट्रोफी होती है पैरेन्काइमा वगैरह में आफ्टर द डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ये पेनक्रियाज में, पैरोटिड ग्लैंड में और किडनी में देखने को मिलती होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इनुमरेट द 4 ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन रीजनरेशन एंड द रिपेयर विद देयर सोर्सेज। ठीक हो गया, ओके। तो इनके सोर्स भी बताओ। अब इसका जो जवाब सबसे बेस्ट लिखा हुआ है ना, बहुत पहले चैप्टर में जाके लिखा हुआ है। लाइक अगर आप ये वाला चैप्टर ओपन करोगे पहला, तो यहाँ पर आपको ग्रोथ फैक्टर मिल जाएंगे। तो ग्रोथ फैक्टर जो कि रीजनरेशन और रिपेयर के अंदर आ जाते हैं, मेन याद कर लो। लाइक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आ गया, जो कि एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होता है, ओके। इनके सोर्स भी बताने हैं और इनके रोल भी बताने हैं। तो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। सलाइवरी ग्लैंड की रेटिनोसाइट है। जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है माइटोजेनिक होता है बहुत सारे सेल टाइप के लिए। एपिथेलियल सेल की माइग्रेशन को बढ़ा देता है, ग्रैन्युलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन कराता है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है, ये हिपैटोसाइट की प्रोलिफरेशन करवाता है और दूसरे एपिथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन करता है। हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर ये भी हिपैटोसाइट के लिए स्पेसिफिक है, इसको स्कैटर फैक्टर कहते हैं। फाइब्रोब्लास्ट या स्टोमल सेल से प्रोड्यूस होता है। वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर मेसेनकाइमल सेल से प्रोड्यूस होता है, एंडोथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन कराता है। प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर प्लेटिलेट मैक्रोफेजेस एंडोथेलियल सेल से प्रोड्यूस होता है, कीमोटैक्टिक फैक्टर के तौर पर यूज होता है, ओके। फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करवा देता है। लाइक ये एंडोथेलियल की करवा रही है, ये दोनों एपिथेलियल की करा रही है, या एपिथेलियल सेल की माइग्रेशन करवा रही है, ये फाइब्रोब्लास्ट की करवा रही है, प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इसके बाद फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर आता है 1 और 2, ये कीमोटैक्टिक और माइटोजेनिक होते हैं फाइब्रोब्लास्ट के लिए। एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, ईसीएम प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। या फिर अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर इस टॉपिक में अगर आप आ सकते हो रिपेयर वाले टॉपिक में, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे एंजियोजेनेसिस के हवाले से मिलेगा, यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर होते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे आओगे तो जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो वेजोडाइलेशन कराते हैं, एनओ की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा वेस्कुलर ल्यूमेन के फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ये एंडोथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन करवाता है। उसके अलावा ये माइग्रेशन की मैक्रोफेजेस की माइग्रेशन और फाइब्रोब्लास्ट की माइग्रेशन कराता है, साइट ऑफ डैमेज एरिया, ओके। इसके बाद एंजियोपोइटिन 1 और 2 होते हैं, ये एंजियोजेनेसिस के अंदर आते हैं और न्यू वेसल के स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन वगैरह करवा देते हैं। और फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये इंपॉर्टेंट साइटोकाइन है जो कि कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन के सिंथेसिस और डेपोजिशन करवा देता होता है, ओके। जो कि रीमॉडलिंग के अंदर मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफाइन गिव इन डिटेल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्राइमरी और फर्स्ट हीलिंग इंटेंशन। ठीक है, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन होती है। तो हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन कब होती है? जब इंजरी किसी एपिथेलियल लेयर को इन्वॉल्व करती है। तो जो प्रिंसिपल मैकेनिज्म होता है उसमें एपिथेलियल सेल की रिजनरेशन होती है, उसको प्राइमरी यूनियन या हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हीलिंग होती है क्लीन अनइन्फेक्टेड सर्जिकल वुंड की, तो वो इसी
मैकेनिज्म से होती है, स्पेसिफिकली ऐसे सर्जिकल इंसिजन जो कि सर्जिकल सुचर से अप्रॉक्सीमेटेड होती है। जो इंसिजन होता है जैसे एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन की फोकल डिसरप्शन कराता है, और यहाँ पे जो डेथ होती है वो कुछ ही एपिथेलियल सेल की होती है। अब रिपेयर के अंदर होगा क्या, सबसे पहले वुंड होगा, वुंड की वजह से कोआगुलेशन पाथवे की एक्टिवेशन होती है, वो ब्लड क्लॉट बनाते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ वुंड। ठीक है, या आप डायग्राम वगैरह भी तैयार कर सकते हो यहाँ से। तो वुंड बना लिया सरफेस के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जो क्लॉट होता है ओवर द वुंड सरफेस, तो जो क्लॉट होगा वो क्या करेगा, क्लॉट ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा। इसके अलावा माइग्रेटिंग सेल को सपोर्ट करता है। ओके, जो माइग्रेटिंग सेल्स होती है वो ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइन और कीमोकाइन के रिलीज होने की वजह से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। 24 घंटे के अंदर अंदर न्यूट्रोफिल आपको इंसिजन मार्जिन एरिया पे देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। ओके, जबकि 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर एपिथेलियल सेल होती है, दोनों एजेस से वो माइग्रेट करते हैं और वो डर्मिस के अलॉन्ग प्रोलिफरेट करके कंटिन्यूस थिन एपिथेलियल लेयर बना देते हैं। ओके, लाइक अगर आप यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूस थिन एपिथेलियल लेयर बन गई है। डे 3 में आते हुए क्या होता है, डे 3 के अंदर जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं मैक्रोफेज से, और जो ग्रैनुलेशन टिश्यू है वो पूरे के पूरे इंसिजन स्पेस को इन्वेट करना शुरू कर देता है। जो मैक्रोफेजेस होती है वो डेब्रिस को क्लियर करते हैं, फिब्रिन को क्लियर करती है, जो जेनेसिस और ईसीएम की डेपोजिशन को बढ़ा देते हैं। डे 5 के ऊपर क्या होगा, रीवैस्कुलराइजेशन होती है, अपनी पीक पे आ जाती है। ग्रैनुलेशन टिश्यू इंसिजनल सर्फेस को पूरा का पूरा क्लोज कर लेता है। न्यू वैसल लीकी हो जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन और फ्लूइड की लीकेज करवाती है। जो न्यू ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है वो एडिमाटस होता है। फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट करके ग्रैनुलेशन टिश्यू के अंदर, और फाइनली क्या होगा, वो आगे कोलेजन और ईसीएम की डेपोजिशन करती है। और दूसरे हफ्ते के अंदर कोलेजन की एक्युमुलेशन होती है, फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होती है, ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन, एडीमा और वेस्कुलरिटी, ये सारे के सारे कम हो जाएगी। और फाइनली 1 महीने के लास्ट में जो स्कार होता है उसमें सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू होती है। उस सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल नहीं होते और वो एपिडर्मिस वगैरह से कवर होता है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है। तो इन शॉर्ट अगर बता दूँ, सबसे पहले वुंड होगा, ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन होती है, न्यूट्रोफिल, फिर इसके बाद मैक्रोफेजेस आना शुरू हो जाते हैं, ग्रैनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, फिर कोलेजन की डेपोजिशन होती है, फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होती है, और फिर फाइनली वुंड क्लोज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डिफाइन एम्बोलिज्म एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप। तो एम्बोलिज्म क्या होता है, एम्बोलिज्म एक डिटैच इंटरवैस्कुलर मैस होता है जिसको ब्लड डिटैच करता हुआ किसी दूसरे साइड के पले जाएगा। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, लाइक जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, सिस्टेमिक थर्मोएम्बोलिज्म है, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, फैट एम्बोलिज्म होता है, नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, एयर एम्बोलिज्म है। तो एम्बोलिस क्या है, सॉलिड लिक्विड या गैशियस मैस होता है जिसको ब्लड कैरी करता हुआ किसी डिस्टेंट साइड के पले जाएगा। मेजॉरिटी होता है एम्बोलिस होती है वो डिस्लोस थ्रोम्बाई होती है। पल्मोनरी थ्रोम्बाई लोअर लिम्ब से निकलती है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से निकलती है। इनके इफेक्ट डिपेंड करता है कि एम्बोलिस का साइज क्या, लोकेशन क्या है। तो कॉन्सिक्वेंसेज वो ये हो सकते हैं कि या तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी हैमरेज हो सकता है, पल्मोनरी इन्फॉक्शन हो सकता है, या सडन डेथ हो सकती है। जैसे सिस्टेमिक एम्बोलाई है, कार्डिक म्यूरल या वेल्वुलर थ्रोम्बाई से डिराइव करते हैं। ठीक है, या फिर एयोर्टिक एन्यूरिज्म से या थेरोस्क्लेरोटिक प्लेग से आ सकते हैं। और जो एम्बोलस होता है वो जिस जगह पर टिश्यू इन्फॉक्शन कराएगा डिपेंडिंग अपॉन उसका साइट क्या है और वो कोलैटरल सर्कुलेशन रखता है उन टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड गिव 2 आउटकम ऑफ दिस कंडीशन है। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, इसकी पैथोजेनेसिस आपने बतानी है। तो ये वाला सेकंड पैराग्राफ पैथोजेनेसिस के लिए आया है। 95% के अंदर जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है लेग के डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से निकलता होता है। जो डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, जो फ्रेगमेंटेड थ्रोम्बाई है, वो लार्जर वेन से होते हुए राइट साइड ऑफ हार्ट में आएगी, पल्मोनरी आर्टरी और वेस्कुलेचर में चले जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ एम्बोलस के वो जिस मर्जी पल्मोनरी सर्कुलेशन को ब्लॉक कर सकता है। ओके, अगर उसका साइज बड़ा हो तो पल्मोनरी आर्टरी को कर सकता है, या फिर पल्मोनरी आर्टरी की जो बाइफर्केशन होती है वहाँ पे आके अटक सकता है, तो उसको स्ट्रैडल एम्बोलिज्म कहते हैं। या स्मॉलर ब्रांचिंग आर्टरीओल के अंदर या आर्टरी के अंदर ओक्लूड होता है। कभी कभार वीनस एम्बोलस इंटर एट्रियल या इंटरवेंट्रिकुलर डिफेक्ट से होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाएगा, तो उसको पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म कहते हैं। अब इसके आउटकम देख लेते हैं। मेजॉरिटी होता है पल्मोनरी एम्बोलाई 60 से लेकर 80% साइलेंट होती है, क्लिनिकली साइलेंट होती है। ये ऐसा होता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज होती है और वेसल वाल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है थ्रोम्बोएम्बोलिस की, जिसकी वजह से सिर्फ फाइब्रस वेब बचेगा। इसके बाद सडन डेथ और एक्यूट राइट हार्ट फेलियर या कोर पल्मिनल होती है, या सीवीएस कोलैप्स होता है। ये जब होता है जब एम्बोलाई 60 या इससे भी ज़्यादा पल्मोनरी सर्कुलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर चुका होता है। इसके बाद इम्बोलिक डिस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम साइज आर्टरी, या तो अगर मीडियम साइज आर्टरी की अगर आपको देखने को मिलेगी ऑब्स्ट्रक्शन तो पल्मोनरी हैमरेज होता है। अगर स्मॉल एंड आर्टरियोलर पल्मोनरी डैमेज होता है तो उसकी वजह से पल्मोनरी इन्फॉक्शन या हैमरेज होगा। जबकि मल्टीपल एम्बोलाई होती है बहुत सारे टाइम के ऊपर, तो वो पल्मोनरी इन्फेक्शन या राइट हार्ट को फेल कर सकती है, जिसको फाइनली हम कोर पल्मिनल वगैरह कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट आर द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, गिव इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर यानी जेनेटिक्स वाले चैप्टर में आ जाते हैं।
तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कैटेगरी होती है मेंडेलियन डिसऑर्डर की। ये जब होती है दोनों के दोनों अलील म्यूटेटेड होते हैं, रिसेसिव फॉर्म के अंदर होते हैं। अब ये ट्रेट होता है, ये इफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट्स को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो सिबलिंग्स होती है वो डिजीज़ को शो कर सकते हैं। जो सिबलिंग है वो 25% तक इनका चांस होता है, ठीक है, यानी रिकरेंस रेट 25% है अगर पेरेंट इन्फेक्ट अफेक्टेड है। जो म्यूटेंट जीन होता है वो लो फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जो डिफेक्ट होता है एक्सप्रेशन का वो यूनिफॉर्म होता है, यानी यहाँ पर आपको वेरिएशन वगैरह नहीं देखने को मिलती। कंप्लीट पेनिट्रेंस होती है, ऑनसेट अर्ली लाइफ के अंदर होता है, क्लिनिकली डिटेक्ट नहीं होते, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद जो म्यूटेट जीन होते हैं वो एंजाइम को कोड करती है, जबकि ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर रिसेप्टर प्रोटीन थी और स्ट्रक्चरल प्रोटीन थी, उसको कोड करते थे। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन सी होती है, लाइक नर्वस के अंदर न्यूरोजेनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फ्रेडरिश एटेक्सिया स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। स्केलेटल के अंदर एहलर-डैनियल सिंड्रोम, इसके कुछ फॉर्म्स होती है। स्पेसिफिकली अगर आप इस टॉपिक में आओगे एहलर-डैनियल सिंड्रोम के अंदर, जो एहलर-डैनियल सिंड्रोम होती है टाइप 6 और टाइप 7B है, सॉरी 7C है। 7C को डर्मेटोस्पेरेक्सिस और टाइप 6 को काइफोस्कोलियोसिस कहते हैं। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, बाकी सारी ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ओके, स्केलेटल भी हो गया, स्केलेटल में एल-कैप्टेन्यूरिया है, एंडोक्राइन में कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया है, हेमाटोपोएटिक सिकल सेल एनीमिया और थैलासेमिया होती है, जबकि मेटाबॉलिक के अंदर तमाम इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। ओके, सिस्टिक फिब्रोसिस है, फिनाइलकेटोनुरिया, ग्लैक्टोसीमिया, हेमोसिस्टिनुरिया, लाइसोसोमल स्क्लेरोसिस डिजीज है। तो ये सब चीज़ें आ जाती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ क्लिनिकल एब्नॉर्मैलिटी सीन इन द पेशेंट ऑफ ट्राइसोमी 21। तो ट्राइसोमी 21 का क्या मतलब है, डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या क्लिनिकल एब्नॉर्मैलिटीज देखने को मिलती है, लाइक अगर आप इस डायग्राम की तरफ आओगे तो पहले कैरियोटाइप देखो, ट्राइसोमी 21 है। ओके, तो जो डाउन सिंड्रोम है इसकी डिफरेंट कैरियोटाइप होती है, लाइक मियोटिक नॉन डिसफंक्शन है, ट्रांसलोकेशन है, मोज़ेइकिज्म है। अगर ट्राइसोमी 21 है तो 47XX+21 आपने लिखना है। अगर ट्रांसलोकेशन है तो फिर 46XX है और डिलीशन हो सकती है 14 या 21 क्रोमोसोम के दरमियान, Q10 और Q10 के दरमियान और +21 है। जबकि मोज़ेइकिज्म के अंदर कुछ सेल नॉर्मल होते हैं, कुछ सेल एबनॉर्मल होती है। इनके क्लिनिकल साइन सिम्टम इंपॉर्टेंट होती है, लाइक डाउन सिंड्रोम के अंदर एपिकेंथिक फोल्ड होता है, सीमेन क्रीज होती है हैंड्स के ऊपर, अम्ब्लाइकल हर्निया होता है, इंटेस्टिनल स्टेनोसिस है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होती है, अबेंडेंट नेक स्किन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, अम्ब्लाइकल हर्निया हो गया, ल्यूकेमिया के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, हाइपोटोनिया होता है, फर्स्ट और सेकंड टो के दरमियान गैप होता है। जबकि यहाँ पे रॉकर बॉटम फीट होगा, यहाँ पे हिप एबडक्शन लिमिटेड होती है, रीजनल मैलफॉर्मेशन होती है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट सब के अंदर होते हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग फिंगर्स होती है, यहाँ पे सिमियन क्रीज है और यहाँ पे पॉलीडिक्टाइली होती है। इसके अलावा यहाँ पे माइक्रोऑप्थेल्मिया होगा, माइक्रोसेफली है, क्लेफ्ट लिप है, अम्ब्लाइकल हर्निया और रीनल डिफेक्ट है, रॉकर बॉटम फीट दोनों के अंदर होते हैं। इसके अंदर लो साइड ईयर होती है, प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट है और माइक्रोग्रेथिया होता है। ये क्या है, एडवर्स सिंड्रोम है। और लास्ट वाला पैट्यू सिंड्रोम होता है, पैट्यू पी से पैट्यू और पी से पॉलीडक्टाइली आता है। इसके अलावा जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं उनमें डिफरेंट कंजेनिटल एनॉमलीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट के अंदर जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है, जबकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट हो सकता है। तो ये इनके फ्रीक्वेंसी की बेस पर लिखे हुए हैं। कुछ इंटेस्टिनल मैलफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक इसोफेगस और स्मॉल बाउल का एट्रेजिया हो सकता है। ट्राइसोमी 21 के अंदर ल्यूकेमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकेमिया या बी लिम्फोसाइटिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है। ओके, अल्जाइमर डिजीज काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं और इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं लंग्स के और थायराइड के। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जल्दी। तो डिफाइन ट्यूमर मार्कर एनुमरेट 3 ट्यूमर मार्कर अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड ट्यूमर्स, ठीक हो गया। तो ट्यूमर मार्कर पूछ रहा है, ओके, ट्यूमर मार्कर की डेफिनेशन आ जाती है। तो ट्यूमर मार्कर क्या होते हैं, ट्यूमर मार्कर एक स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी ट्यूमर की डायग्नोसिस के अंदर हेल्प वगैरह कर सकते होते हैं। अगर आप ट्यूमर मार्कर किस जगह पे आओगे तो ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है जो ट्यूमर रिलीज करते हैं इनटू द सीरम, जिसको हम मॉनिटर कर सकते हैं कि रिकरेंस तो नहीं हो गया ये, लेकिन इनको स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों काम होती है। अब ट्यूमर मार्कर्स जो सेलेक्टेड ट्यूमर मार्कर है उसमें कौन कौन से, लाइक ह्यूमन कोलोनिक ग्लैंडोट्रोफिन, ट्रोफोब्लास्ट ट्यूमर और नॉन सेमिनोमेटस स्टेम सेल ट्यूमर में आता है। कैल्सोलिन मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के अंदर आता है। कैटेकोलामीन और मेटापोलाइट फियोक्रोमोसाइटोमा और रिलेटेड ट्यूमर के अंदर आती है। एक्टोपिक हार्मोन में पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम आ जाएगा। अल्फा फेटोप्रोटीन में लीवर सेल कार्सिनोमा और नॉन सेमिनोमेटस स्टेम सेल ट्यूमर है। कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन में कोलोन, पैनक्रियास, लंग्स, स्टोमक और हार्ट का कैंसर आ जाएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर मल्टी माइलोमा और अदर गैमोपैथीज आ जाएगी। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है। CA125 ओवेरियन कार्सिनोमा, CA19.9 ये कोलोन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर होगा। कोलोन कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर है। CA15.3 ब्रेस्ट कैंसर वगैरह करवा देता है, ठीक है। बाकी
कि EFGR अगर म्यूटेंट है सीरम के अंदर तो वो लंग कैंसर होगा। अगर TP53 APC और RAS ये अगर म्यूटेंट है स्टूल के अंदर और सीरम के अंदर, स्टूल है तो फिर कोलन कैंसर, स्टूल है दोबारा पेनक्रियाटिक कैंसर आएगा, अगर स्पूटम है तो लंग कैंसर आ जाएगा। ओके, और अगर TP53 यूरिन के अंदर म्यूटेंट है तो वो ब्लैडर कैंसर को इंडिकेट कर रहा होता है। इसके बाद हम चलते हैं, आप इनकी हेडिंग वगैरह का भी तैयार कर सकते हो, लाइक ये हार्मोन्स है, ये उनको फीटल एंटीजन होता है, ये लीनिएज स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती है, जबकि ये म्यूसिन और दूसरी ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और ये सेल फ्री डीएनए मार्कर्स होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं विच टाइप व्हाट इज द रोल ऑफ P53 इन द कार्सिनोजेनेसिस। P53 का क्या रोल होता है कार्सिनोजेनेसिस के अंदर। P53 एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन के लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलती है, कार्सिनोजेनेसिस देखने को मिलती है। तो जो डायग्राम आती है वो आपने जरूर तैयार करनी है। तो ये P53 की डायग्राम को अच्छे तरीके से तैयार करना। जो P53 प्रोटीन होती है ये एनॉक्सिया से या फिर म्यूटेंट ओन्कोप्रोटीन से या डीएनए डैमेज से एक्टिवेट हो जाती है। P53 ऐसी प्रोटीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है, तो सेल साइकिल का रेस्ट करवाती है, लाइक सेल साइकिल का रेस्ट करवाती है, डीएनए का रिपेयर, सेलुलर सेनेसेंस और एपोप्टोसिस होती है। जो डीएनए का डैमेज होता है वो उसको सेंस करने वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, स्पेसिफिकली ATM ATR फैमिली वाले कुछ काइनेसेस होते हैं, वो P53 के फॉस्फोराइलेशन करते हैं। जब P53 के फॉस्फोराइलेशन होती है तो वो एक्टिव हो जाता है। ओके, ठीक हो गया, और वो इनहिबिटर से रिलीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल MDM2 जो P53 है, P53 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस की जो जीन है उनकी अप रेगुलेशन करा देता है, जो एक्टिव होती है, सॉरी इनके इनहिबिटर की अप रेगुलेशन करा देता है, लाइक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर में P21 आ जाता है, जिसकी वजह से सेल साइकिल G1 फेज के रेस्ट हो जाती है। फाइनली इसकी वजह से सेल अपने डीएनए को रिपेयर कर सकता होता है, और डीएनए को रिपेयर करवाने वाली एक प्रोटीन होती है जिसको GADD45 जीन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डीएनए डैमेज को हम रिपेयर नहीं कर सकते तो उस सेल की क्या हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी। ओके, और एपोप्टोसिस कराने के लिए बैग्स और पूमा को वो एक्टिवेट वगैरह करवा देता होता है। ओके, ठीक है। अब जो ह्यूमन कैंसर होते हैं, कुछ ऐसे ह्यूमन कैंसर होती है जिसमें TP53 की बाई एलीलिक लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है, तो इसकी वजह से ल्यूफरामाइनी सिंड्रोम हो सकता है। जो रेटिनोब्लास्टोमा और P53 दोनों उनको प्रोटीन से म्यूटेट होते हैं, लाइक रेटिनोब्लास्टोमा को इनएक्टिवेट करने वाला E7 होता है, जबकि P53 के लिए E6 होता है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आई थिंक जनरल के तो सवाल खत्म हो चुके हैं, अब हम स्पेशल की तरफ आ गए हैं। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक पर्सन टू द पोलन रिएक्शन है, और एक्सप्लेन इट्स इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अब हम इम्यूनो की तरफ आ जाते हैं, ये तो हमने तैयार कर लिया ऑलमोस्ट। ओके, तो हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का सवाल और पूछ रहा है इम्यूनो के अंदर। हाइपर सेंसिटिविटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्या होगा, टाइप 1 को इमीडिएट एनाफिलैक्टिक IgE कहते हैं। इसमें जो एंटीजन या एलर्जन होता है, IgE एंटीबॉडी को इंड्यूस करता है, जो कि मास सेल और बेसोफिल पे जाकर बाइंड करना शुरू कर देती है। और ये कब होता है, जब एलर्जन को दोबारा से एक्सपोज करती है, तो फिर जो एलर्जन है वो IgE की क्रॉस लिंकिंग करवाता है, मास सेल की डिग्रेनुलेशन होती है, हिस्टामिन को रिलीज करवा देता होता है। अब पोलन की एलर्जी या पोलन की या डस्ट की एलर्जी से, यानी पोलन की अगर इनहेल किया है, ठीक है, तो इसकी वजह से नोज या आइस की एलर्जी हो सकती है। नोज और नोज की इन्फ्लेमेशन को रिनाइटिस, आइस की इन्फ्लेमेशन को कंजक्टिवाइटिस, उन दोनों को मिला दो तो ही फीवर बनता है। ठीक हो गया। अगर ड्रग्स की एलर्जी है तो एक्जिमा और यूरिटिकेरिया हो सकता है। एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस और यूरिटिकेरिया हाइव्स होते हैं। ठीक है, अगर लंग्स के अंदर है तो अस्थमा खिलाएगा, वीजिंग, डिस्ली या टेकेपनिया होगा। पोलन की वजह से हो सकता है हाउस डस्ट या डिफीसेस ऑफ डस्ट माइट की वजह से हो सकती है। एनिमल डेंडर्स है, ऑक्यूपेशनल एयरबोर्न एलर्जन हो सकती है। अब इसकी डायग्राम ये बनी हुई है, ये डायग्राम है, लाइक ये मास सेल के मीडिएटर नजर आ रही है, IgE है, ये रिसेप्टर है फॉर एप्सिलॉन FC है, और यहाँ पे एंटीजन बाइंड करेगा, एंटीजन इसकी IgE की क्रॉस एलर्जेनिसिटी करवा देता है। फाइनली होगा क्या कि जो मास सेल की डीग्रेनुलेशन होती है और वो अपने ग्रेन्यूल को रिलीज कर देता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते गए हम। गिव टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ IgM एंड IgG इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एंटीबॉडी वाले चैप्टर के अंदर आपको पूछ रहा है कि दो फंक्शन बताओ IgM और IgG इम्यूनोग्लोबुलिन के। ओके, तो ये आ जाए IgM की तरफ। तो IgM पेंटामर होती है, और जो कहते हैं IgM सबसे, चूंकि इसके बाद 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, तो ये मोस्ट एफिशिएंट इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो एग्लूटिनेशन करती है, कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन कराती है, और इसके अलावा एंटीबॉडी दूसरे एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर आ जाती है, बैक्टीरिया और वायरसेस के दरमियान होस्ट डिफेंस प्रोड्यूस करवाती है। फीटस से भी प्रोड्यूस हो सकता है, सर्टेन इन्फेक्शन है। हाईएस्ट एबिलिटी इसी की होती है। ओके, क्योंकि इसके बाद 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। जबकि IgG के पास क्या फंक्शन होता है, IgG ऑप्शनाइजेशन कर सकती है, एंटीजन एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी करवा सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद क्या फीटस में आ जाएगी, और वहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक बात लिखो कि सबसे ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट IgE के अंदर होता है, हीट स्टेबल IgD होती है, और जो IgG है उसका हाफ लाइफ 23 डेज तक होती है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आई थिंक अब माइक्रो के स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो डायरिया है, स्टूल थिन थे, वाटरी थे,
फ्लेक्स ऑफ म्यूकस था, कोई पस और कोई ब्लड सेल नहीं देखने को मिल रहे थे। स्टूल कल्चर किया गया तो रैपिड ग्रोथ देखने को मिली एट द सरफेस ऑफ एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। तो सिर्फ एक काम की बात इसमें किया है, राइस वाटर डायरिया हो गया। राइस वाटर डायरिया के लिए कौन सा पैथोजन आता है, विब्रियो कॉलरा आ जाएगा। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीरोटॉक्सिन है, और फिर एनलिस्ट जनरलाइज सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। तो एक जनरल का सवाल पूछा हुआ है और इन्होंने स्पेशल से सवाल पूछा हुआ है। तो आ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव रॉड वाले चैप्टर में। तो ये विब्रियो कॉलरा वाला सिनेरियो दिया हुआ है। ओके, तो ये आज विब्रियो कॉलरा वाला टॉपिक की तरह। तो विब्रियो कॉलरा होता है, इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह होती है। सबसे पहले सवाल इंटेस्टाइन को कॉलोनाइज करेगा, एंटीरोटॉक्सिन को सिक्रेट करेगा। कॉलोनाइजेशन के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया रिक्वायर होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म स्टोमिक एसिड से रेजिस्टेंट होता है। ऐसे लोग जिनके अंदर स्टोमिक एसिड डाउन के बराबर होता है, फॉर एग्जाम्पल एंटासिड ले रही है या गैस्ट्रेक्टमी परफॉर्म हो गई है, तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। फिर इसके बाद नंबर 2 एडहेरेंस होती है। जो एडहेरेंस होती है वो कॉलोनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बैक्टीरियल एंजाइम म्यूसिनेज की वजह से होती है। कॉलोनाइजेशन के बाद एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इसके एंटीरोटॉक्सिन को कोलोराजन कहते हैं। जो एंटीरोटॉक्सिन है वो कॉलरा के सिम्पटम को प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक कि अगर विब्रियो ऑर्गेनिज्म नहीं भी होगा तब भी टॉक्सिन अपना काम करता रहेगा। क्लोराजन के पास 2 सब यूनिट होती है, ए और बी। ए को एक्टिव और बी को बाइंडिंग कहते हैं। जो बड़ी सब यूनिट जिसको पेंटामर कहते हैं, इसके अंदर 5 आइडेंटिकल प्रोटीन होती है। गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है सरफेस ऑफ एंटीरोसाइड, जबकि ए सब यूनिट साइटोसोल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। एडीपी राइबोसाइलेशन को कैटलाइज करता है टू द जीएस प्रोटीन। इसकी वजह से जीएस प्रोटीन ऑन पोजीशन के अंदर लॉक हो जाएगी, फाइनली एक्टिवेट रहेगी। वो आगे एडिनालेट साइक्लेस को एक्टिवेट करवाती रहेगी। साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कराएगा। वो आगे एंड ट्रांसपोर्टर को फॉस्फोरिलेट करती है, स्पेसिफिकली सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसफिब्रिलेंट ट्रांसपोर्टर। और फाइनली वाटर का और आयंस का लॉस देखने को मिलता है, और इनकी वजह से मैसिव वाटरी डायरिया और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होते हैं। जो कोलेरा टॉक्सिन के और दूसरे विलेनेस वेक्टर के जो जीन होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियोफेज के ऊपर कोड होते हैं, कैरी होती है, जिनको CTX कहते हैं। अब नॉर्मली नॉन टॉक्सिक जेनिक प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन होती है, तो वो टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जब CTX फेस ट्रांसडक्शन कराता होता है, यानी ट्रांसडक्शन से लाइसोजेनिक कन्वर्जन होती है और ये बैक्टीरिया नॉन टॉक्सिक से टॉक्सिन बन जाता है। ठीक है, जो पिलाई होती है जो ऑर्गेनिज्म को अटैच करवाते हैं, उनके रिसेप्टर भी फेज के लिए पड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि जो नॉन O1 विब्रियो कॉलरा है वो जब होता है जब शेल फिश ईट के ये है, स्पेसिफिकली कोस्टल वाटर से अगर शेल फिश ले तो उसकी वजह से नॉन O1 विब्रियो कॉलरा का डायरिया हो सकता है। ठीक है, राइस वाटरी स्टूल होता है, RBC और WBC नहीं होते स्टूल के अंदर। ओके, नॉन ब्लडी एफ्लुएंट होता है, कोई एब्डोमिनल पेन नहीं होता, डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, कार्डिक और रीनल फेलियर हो सकता है, एसिडोसिस और हाइपोकलीमिया हो सकता है बाइकार्बोनेट या पोटेशियम के लॉस होने की वजह से। और इसके लिए जो मीडियम यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं थायोसल्फेट सिट्रेट, बाइल साल्ट या टिलोराइट टेट्राकोलेट जेलाटिन। ये मीडियम इसके लिए यूज़ किया जाता होता है डायग्नोसिस वगैरह करने के लिए। इसके बाद जनरलाइज टाइप ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस है। तो जनरलाइज टाइप्स क्या होती है बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के, तो इसको हम अंदर से ही देख लेते हैं। ओके, तो ये स्टेज ये डिटर्मिनेंट ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस है। तो ट्रांसमिशन एडहेरेंस टू द सरफेस है, इन्वेजन इन्फ्लेमेशन और इंटरसेलुलर सर्वाइवल है, टॉक्सिक प्रोडक्शन है और इम्यूनोपैथोजेनेसिस होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के बारे में लेबोरेटरी डायग्नोसिस बताए और इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉक्सिन 5 इंपॉर्टेंट टॉक्सिन और हीमोलाइसिन को बताओ। तो जल्दी जल्दी हम इसको अनवर से कवर कर लेते हैं। ओके, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की किस तरह से लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे। सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे ग्राम स्टेनिंग में क्या देखने को मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई देखने को मिलती है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस उन्होंने किसका पूछा है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का पूछा है। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में ग्राम स्टेनिंग केयर करेगा तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, कैटालिस टेस्ट नेगेटिव आता है, ब्लड एगर के ऊपर बीटा हेमोलिटिक है, बेसिक ट्रांसिन सेंसिटिव होता है। ओके, और जबकि सीरोलॉजिकल टेस्ट होती है वो इम्यूनोलॉजिकल डिजीज के लिए होती है, लाइक रूमेटिक फीवर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर anti-DNase-B होती है, एलिवेटेड हो जाती है, जबकि रूमेटिक फीवर के अंदर ASO का टाइटर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, अलील स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड इनका टाइटर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टाई के लिए कैम टेस्ट पॉजिटिव होता है, हिपोरेट हाइड्रोलाइसिस करता है, बेसिट्रसिन रेजिस्टेंट होता है, ब्लड एगर पे बीटा हेमोलिटिक है, कैटालिस टेस्ट नेगेटिव आता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के ऊपर ग्राम पॉजिटिव कोकाई देखने को मिलते होते हैं। इसके बाद इसके टॉक्सिन्स पूछे हुए हैं, लाइक इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होते हैं वो रैश करवाती है स्कारलेट फीवर का। स्ट्रेप्टोलाइसिन O और स्ट्रेप्टोलाइसिन S दोनों बीटा हेमोलाइसिस करवाती है, लेकिन स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंटीजेनिक होता है, O2 स्टेबल होता है, लेकिन स्ट्रेप्टोलाइसिन S एंटीजेनिक नहीं होता, O2 स्टेबल होता है। ओके, जबकि वो लेबाइल था। एक्सोटॉक्सिन A स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराती है, जबकि एक्सोटॉक्सिन B नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस करवाता है, जिसको मायोनेक्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दोबारा सिनेरियो दिया हुआ है, सूडो मेम्ब्रेन दी हुई है टॉन्सिल के ऊपर और फायरिंग्स के ऊपर। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई है और इसके इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है, 2 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। और इसके अलावा और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली काज ऑफ बॉय फेरेंजाइटिस। तो काज क्या होगा, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई का कॉजेटिव एजेंट है
ओके, तो हम आ जाते हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया वाले चैप्टर के अंदर। तो ग्राम पॉजिटिव रॉड है, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या होता है, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक्सोटॉक्सिन क्या करती है, डीपी राइबोसाइलेशन करती है, एलोंगेशन फैक्टर 2 की इसका जो बाइंडिंग डोमेन होती है वो बाइंडिंग करवाती है, एक्टिव डोमेन होती है, उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। एनएडी निकोटिनामाइड को एनएडी से क्लीव करती है, उसको एटीपी जो रिमेनिंग होती है एटीपी राइबोस उसको एलोंगेशन फैक्टर 2 की तरफ भेज देती है। तो डीएनए जो कि डिप्थीरिया टॉक्सिन को इनकोड करता है, तो ये टेम्परेज फेज का या बीटा फेज का पार्ट होता है। जब लाइसोजेनिक फेज होता है तो जो डीएनए होता है इस वायरस का वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा और इस टॉक्सिन की सिंथेसिस होती है। ऐसे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जिनकी लाइसोजेनिक कन्वर्जन नहीं होती तो वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और जब एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। अब थ्रोट के अंदर लोकल इन्फ्लेमेशन होती है और फिब्रिनस एक्सुडेट होता है। ओके, लोकल इन्फ्लेमेशन इन द थ्रोट और फिब्रिनस एक्सुडेट होता है, तो वो टफ ग्रे सूडो मेम्ब्रेन बना लेता है। जो एंटीबॉडी होती है एक्सोटॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने वाली होती है, तो वो बाइंडिंग डोमेन के इंटरेक्शन को ब्लॉक कर देती है और वायरस की एक्सोटॉक्सिन की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। जो इम्यून स्टेटस होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया वाले पर्सन का, उसको चेक करने के लिए शिंक टेस्ट करते हैं, शिंक टेस्ट। अब शिंक टेस्ट के अंदर होता ही है कि प्यूरिफाइड स्टैंडर्डाइज टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं। अगर पेशेंट के पास कोई एंटीटॉक्सिन नहीं होगा, जो टॉक्सिन होता है वो इन्फ्लेमेशन कराता है 4 से लेकर 7 दिन के बाद। अगर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती तो एंटीटॉक्सिन मौजूद है और पर्सन इम्यून है। ठीक हो गया। इसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग की तरफ आ रही है, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि तीन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। लाइक जो मेम्ब्रेन होती है वो लैरिंक्स और ट्रैकिया के अंदर एक्सटेंड करेगी तो एरिया की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, एरिथमिया और सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, और नर्व वीकनेस और पैरालिसिस हो सकती है। स्पेसिफिकली क्रेनियल नर्व होती है। सॉफ्ट पैलेट और फायरिंग्स के मस्कुलेचर की पैरालिसिस होती है। रिकर्गिटेशन ऑफ फ्लूइड देखने को मिलती है। इसके लिए जो मीडियम होते हैं वो लॉफलर मीडियम है, टेलराइट प्लेट, एब्लाइड एगर प्लेट है, और दूसरे मीडियम्स होते हैं। ओके, मिथाइलिन ब्लू वगैरह के ऊपर भी हम ग्रो करवा सकते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेम 2 ग्राम पॉजिटिव एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बेसिलाई एंड गिव देयर मोड ऑफ एक्शन। तो ग्राम पॉजिटिव बताने हैं, वो भी एक्सोटॉक्सिन, ग्राम पॉजिटिव रॉड और भी एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तो आप ये नाम बता सकते हो, ठीक हो गया। इसके अलावा एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले आपको पूरा टेबल ही दिखा देता हूँ कि एक्सोटॉक्सिन कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं लाइक इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव रॉड है, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, कोलोस्ट्रीडियम टेटेनाई होता है, कोलोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम है, कोलोस्ट्रीडियम डिफिसिल है, कोलोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है, यानी सारे ही कोलोस्ट्रीडियम आ जाते हैं। और बैसिलस एंथ्रेक्सिस होता है। तो बैसिलस एंथ्रेक्सिस इसमें जो एडिमा फैक्टर और डिनाइलेट साइक्लेस होता है, जबकि लीथल फैक्टर प्रोटीज है जो कि एमईपी काइनेज को क्लीव कर देता है। कोलोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस का अल्फा टॉक्सिन जो कि एसिथिनेज होता है, एंटीटॉक्सिन सुपर एंटीजन होता है। कोलोस्ट्रीडियम डिफिसिल के एक्सोटॉक्सिन ए और बी होती है, जीटीवीएस को एक्टिवेट कर देती है बाय ग्लाइकोसाइलेशन। कोलोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम ये प्रोटीज होता है, प्रोटीलिटिक क्लीवेज करवा देता है रिलीजिंग प्रोटीन के। कोलोस्ट्रीडियम टेटेनाई इनहिबिटर ट्रांसपोर्टर ग्लाइसिन के रिलीज को ब्लॉक कर देता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया एडीपी राइबोसाइलेशन के जरिए एलोंगेशन फैक्टर 2 को इनहिबिट कर देता है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर स्टैफिलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है, जबकि ग्राम नेगेटिव रॉड के अंदर ई कोलाई है, शिगेला होता है, विब्रियो कॉलेरा होते हैं, और बॉर्डिट्यूला पर्ट्यूसिस आ जाते होते हैं। ठीक हो गया। ओके, और कुछ ऐसे एक्सोटॉक्सिन होते हैं जो कि एडीपी राइबोसाइलेशन के जरिए काम करते हैं, तो उसका निमोनिक होता है ABCDE। ठीक हो गया। ओके, तो ए से एडीपी राइबोसाइलेशन है, बी से हम कह सकते हैं बॉर्डिट्यूला पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है, सी से कॉलेरा टॉक्सिन है, डी से बनेगा डिप्थीरिया टॉक्सिन और ई से ई कोलाई बनेगा। सुपर एंटीजन में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में स्टैफिलोकोकस एंटीरोटॉक्सिन होता है और एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होता है, किसका, ये हम कह सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का। प्रोटीज में टेटनस टॉक्सिन होता है, बॉटुलिनम टॉक्सिन होता है, लीथल फैक्टर होता है। ओके, और इसके अलावा जो स्काल्ड स्किन टॉक्सिन होता है, डेस्मोग्लीन वगैरह को क्लीव कर देता है। एसिथिनेज में कोलोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस का अल्फा टॉक्सिन हो जाता है। कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर साइक्लिक एमपी को बढ़ा देते हैं, तो लाइक विब्रियो कॉलेरा होता है, ई कोलाई है, बॉर्डिट्यूला पर्ट्यूसिस है और बैसिलस एंथ्रेक्सिस है। ठीक हो गया। ओके, तो जैसे बैसिलस एंथ्रेक्सिस का डीमा फैक्टर है तो वो साइक्लिक एमपी को बढ़ा देता है। पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है, वो किस तरह से काम करता है, तो एडीपी राइबोसाइलेशन करता है किसकी, जीआई फैक्टर की, जबकि ई कोलाई वाला और विब्रियो कॉलेरा एडीपी राइबोसाइलेशन करती है, लेकिन ये वाले विब्रियो कॉलेरा और ई कोलाई एडीपी राइबोसाइलेशन करते हैं जीएस की, ना कि जीआई की। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो कौन से फीचर होते हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम को एसिड फास्ट बना देते हैं, और इसके अलावा डिस्कस द 2 टाइप ऑफ लीजेंस प्रोड्यूस बाय दिस ऑर्गेनिज्म है। तो कौन से फीचर्स होते हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम को एसिड फास्ट बना देते हैं, तो उसकी सेल वॉल के अंदर काफी ज्यादा लिपिड होता है, लिपिड कंटेंट काफी ज्यादा होता है। माइकोलिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो जो माइकोलिक एसिड इसकी वजह से क्या होगा कि एसिड फास्ट प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा जो कोड फैक्टर होता है ट्रू हेलोस डाइमाइकोलेट है, वो विरुलेंसी प्रोवाइड करता है। जो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जो प्रोटीन्स होती है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी करवा देती है। फिथियोसिरोल डाइमाइकोसिरोसेट पैथोजेनेसिस के लिए रिक्वायर होता है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, पूछा हुआ कि दो टाइप की लीगेंस है, दो टाइप की लीगेंस कौन कौन सी होती है, एक्सुडेटिव लीगेंस और ग्रैनुलोमेटस लीगेंस। एक्सुडेटिव लीगेंस में एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। ग्रैनुलोमेटस लीगेंस के अंदर सेंट्रल केजियस नेक्रोसिस है जिसमें ट्यूबरकल बेसिलाई होगा, उसको सराउंड करने वाले एपिथेलियल सेल होंगे, उस एपिथेलियल सेल को सराउंड करने वाला फाइब्रस टिश्यू होगा, सेंटर में केजियस नेक्रोसिस होता है। और जो इनिशियल लीगेंस होती है पैरेन्काइमल, एक्सुडेटिव लीगेंस और ड्रेनिक लिम्फ नोड, उसको गोन फोकस कहते हैं। प्राइमरी लीगेंस लोअर लोब के अंदर होती है, रीएक्टिवेशन अपर लोब के अंदर देखने को मिलती होती है। रीएक्टिवेशन के लिए HIV, एड्स है, TNF अल्फा ब्लॉकिंग ड्रग है लाइक इन्फ्लिक्सिमाब है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वाली ड्रग्स होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, डायबिटीज और स्मोकिंग होती है। जबकि प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर हाई रेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, क्लोज कॉन्टैक्ट है, होमलेस शेल्टर है, इनकार्सिरेशन है, इंट्रावेनस ड्रग यूजर और हेल्थ केयर, इनके अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं MDR और XDR का क्या मतलब होता है। MDR में दो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है जिसको हम कह सकते हैं कि आइसोनियाज़ाइड और रिफेम्पिन, जबकि XDR के अंदर आइसोनियाज़ाइड, रिफेम्पिन, फ्लोरोक्विनोलोन और कोई भी सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग में कोई भी आप डाल देना। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि माइल्ड इंटेस्टिनल डिजीज है, स्लीपलेसनेस है, पेरिनल इचिंग है। पेरिनल इचिंग का क्या मतलब होता है, एंट्रोवेस वर्निकुलरिस का इन्फेक्शन हो चुका है। तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ कि इसकी लाइफ साइकिल पूछी हुई है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की लाइफ साइकिल आप यहाँ से तैयार कर सकते हो कि डायग्नोस्टिक स्टेज में एग्स होती है पेरिनल फोल्ड के अंदर, और जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसमें एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं, इंजेक्शन होती है फूड के जरिए, तो लार्वा इंटेस्टाइन में हैच होती है, पेनिट्रेट और म्यूकस के अंदर डेवलप करते हैं, अडल्ट बनती है ल्यूमिन ऑफ सिकम के अंदर, फिर जो अडल्ट फीमेल होती है पेरिनल रीजन के अंदर माइग्रेट करती है। तो ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना। एस्कैरिस की, हुक वार्म की और इसकी, इन तीनों की लाइफ साइकिल को ना छोड़ना। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद मेडिकली इंपॉर्टेंट हीमोपैरासाइट और दो टिश्यू निमाटोड है। तो टिश्यू निमाटोड के अंदर अबुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, उनको सर्कल लोवा ट्रैंकुलस है, टोक्सोकारा लार्वा और साइलोस्टोमा लार्वी, इनको तैयार कर सकते हैं। जबकि हम हीमोपैरासाइट की तरफ आते हैं तो हीमोपैरासाइट के अंदर ओके लाइक यहाँ पर अगर हीमो लिखा हुआ है, हीमो यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए, ओके। फ्लैजिलेट होती है ट्राइपेनोसोमा और लीशमनियासिस है, जबकि टॉक्सोप्लाज्मा और प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। अगर हीमोपैरासाइट की बात करने वाले हैं तो आपने लीशमनिया का नाम लिख देना, ट्राइपेनोसोमा का नाम लिख देना, क्योंकि हीमो फ्लैजिलेट्स होती है, ठीक है, लीशमनिया और ट्राइपेनोसोमा। प्लाज्मोडियम भी आप कुछ हद तक कह सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एड्स के बारे में कि वो कौन सी तीन मैकेनिज्म है जिसकी वजह से HIV इम्यून सिस्टम को इवेट करता है, और फिर एक्यूट और लेटेंट स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्यूट और लेटेंट स्टेजेस को पढ़ लेते हैं पहले। तो एक्यूट के अंदर आपको एड्स की साइन सिम्टम देखने को मिलती है, लेकिन वो नॉन स्पेसिफिक होती है। तो नॉन स्पेसिफिक के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम होते हैं, लाइक हम कह सकते हैं कि फ्लू लाइक इलनेस है, फीवर है, चिल्स है, नाइट स्वेट होते हैं, सोर थ्रोट है, मसल एकीज है, फटीग है, स्वालन लिम्फ नोड और माउथ अल्सर होते हैं। तो ये इसकी क्या होती है, अर्ली है। जबकि लेटेंट के अंदर ये सिम्टोमेटिक होता है। जो अर्ली होती है वो 2 से लेकर 4 हफ्तों के बाद देखने को मिलती है, जबकि लेट होती है जब CD4 काउंट 200 से नीचे गिर जाएगा। इसमें एड्स होता है, वेट लॉस है, रिलैप्सिंग फीवर है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होती है, प्रोफाउस नाइट स्वेट है, माउथ के और जेनिटेलिया के सोर्स होते हैं, ब्लॉचेस होती है स्किन के ऊपर, और लिम्फ ग्लैंड की स्वेलिंग होती है, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर निमोनिक होता है, वाइप, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, आइसोलेशन है, PCR और E से अलीसा वगैरह होता है। वो 3 मैकेनिज्म जिसके जरिए HIV इम्यून सिस्टम को इवेट कर देता है। तो वो 3 मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आप आ जाओ इस डायग्राम में। ओके सबसे पहला मैकेनिज्म है कि जो वायरल DNA है वो होस्ट सेल के DNA के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, परसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है। नंबर 2 ENB एनवेलप जीन की हाई रेट ऑफ म्यूटेशन होती है। नंबर 3 टैट और नेफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि MHC1 प्रोटीन की डाउन रेगुलेशन कर देती है। इसकी वजह से इन 3 मैकेनिज्म के जरिए HIV होता है, ओके, अपने तादाद को बढ़ा लेता है और इम्यून सिस्टम को इवेट कर देता है। पहला इंटीग्रेशन है, दूसरा इनवेलप जीन की म्यूटेशन, तीसरा टैट और नेफ प्रोटीन की प्रोडक्शन जो कि MHC टाइप 1 प्रोटीन की डिसरेगुलेशन करवा देती होती है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस के बारे में है। तो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस का पॉजिटिव सिनेरियो दिया हुआ है, इसमें इंडियन इंक है तो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस है, और लेबोरेटरी डायग्नोसिस की तरफ आ जाते हैं। फिर इसके बाद 2 सिस्टमिक फंजाई और इनकी माइक्रोस्कोपी में क्या फॉर्म्स होती है। तो ये अदर सिस्टमिक माइकोसिस और इनकी माइक्रोस्कोपी में लाइक कोकाइडियोट्स के सफ्रियोल होते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर। हिस्टोप्लाज्मा के अंदर यीस्ट विद मैक्रोफेजेस है, ब्लास्टोमाइसिस में यीस्ट विद सिंगल ब्रॉड बेस बर्ड, और पैराकोकाइडियोट्स के अंदर यीस्ट विद मल्टीपल बर्ड्स होती है। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस की लेबोरेटरी डायग्नोसिस तो इंडियन इंक प्रिपरेशन के अंदर हमें इनकैप्सुलेटेड यीस्ट देखने को मिलेगा। सबराडाइगर के ऊपर हम कह सकते हैं कि म्यूकॉइड यीस्ट कॉलोनीज होती है। क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट होता है तो वो पॉलीसेकेराइड कैप्सुलर एंटीजन को डिटेक्ट कर लेता है, लास्ट में PCR वगैरह आ जाता होता है, ठीक है। तो ये इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर आ जाएगा। ऑलमोस्ट हमने 2020 के सारे हमने इंपॉर्टेंट पास्ट SAQ को डिस्कस कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।